प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका BRSS इंटर कॉलेज गोंडा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अपक्रियाओं में अणुओं के बीच बंध का बनने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, जबकि कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। रासायनिक अपक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2, वियोजन या अपघटन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3, विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4, द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 5, उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो संयोजन अपक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया के लिए सामान्य सूत्र A+B अपक्रिया करके AB का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड H2O से अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है बुझा हुआ चूना। परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण से तुलना करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो दो अभिकर्मक हैं एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यह एक अवक्षेपण अपक्रिया है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों पर पुताई की जाती है। तो यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का जल कार्बोनेट का एक पतला परत बनाता है और इसके साथ जल H2O का भी निर्माण होता है जो वाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रक्रिया का समीकरण इस प्रकार है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और H2O का निर्माण कर रहे हैं। अन्य संयोजन अपक्रिया को देखते हैं, जैसे कोयले का जलना, कार्बन और ऑक्सीजन अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर रहे हैं। जल का बनना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपक्रिया करके H2O का निर्माण कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का बनना यानी सल्फर और ऑक्सीजन अपक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं। डी पॉइंट डिस्प्रिंट है। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे CH4 मीथेन और ऑक्सीजन अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण कर रहे हैं। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है, जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती हैं। सी पॉइंट जैसे साग सब्जियों या सड़े गले घास फूस या पेड़ों के पत्तों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना। बी पॉइंट ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे BaOH का होल ट्वाइस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड अपक्रिया करके बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। वियोजन या अपघटन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वे अपक्रियाएं जिनमें एकल अपकारक वियोजित विघटित होकर दो या अधिक
उत्पादों का निर्माण करता है, विघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। विघटन अपक्रियाएं 3 प्रकार के होते हैं। ऊष्मीय वियोजन, इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा यानी हीट के द्वारा होती है। उदाहरण जैसे FeSO4, फेरस सल्फेट, यहाँ पे ऊष्मा के साथ अपक्रिया करके Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 का निर्माण करते हैं। सेकंड पॉइंट है कैल्शियम कार्बोनेट और ऊष्मा, ये निर्माण करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। विद्युत वियोजन, इसमें ऊष्मा विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में प्रदान की जाती है। उदाहरण जैसे H2O का विद्युत और होता है तो ये H2 और O2 का निर्माण करते हैं। प्रकाशीय वियोजन, जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है तो ये AgCl सूर्य का प्रकाश और Ag+Cl2 सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करते हैं। AgBr सूर्य का प्रकाश में Ag+Br2 का निर्माण करते हैं। विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे है Fe+CuSO4, ये आपस में अपक्रिया करके FeSO4 यानी और Cu का निर्माण करते हैं। यहाँ लोहा कॉपर से अधिक अपक्रियशील पदार्थ है जो अपने से कम अपक्रियशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। इस अपक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु जैसे ही लोहे की कीलें विलयन में डालते हैं तो कॉपर के विस्थापन के कारण विलयन का रंग नीला से भूरा हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे Zn+CuSO4 कॉपर सल्फेट अपक्रिया करके ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर का निर्माण करते हैं। जैसे Pb+CuCl2 के साथ अपक्रिया करके PbCl2 का यानी लेड क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2 तथा 3 में जिंक तथा लेड दोनों तत्वों ने कॉपर को अपक्रिया में उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉपर जिंक तथा लेड दोनों से कम अपक्रियशील हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे A+B+CD अपक्रिया करके AD+CB का निर्माण कर रहे हैं। उदाहरण में जैसे देखते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड अपक्रिया करके BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अपक्रिया करके Na2SO4 सोडियम सल्फेट और H2O का निर्माण कर रहे हैं। और तीसरे पॉइंट में सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट अपक्रिया करके AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण कर रहे हैं। चौथे पॉइंट में BaCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अपक्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस HCl का निर्माण कर रहे हैं। पांचवें पॉइंट में Ba बेरियम क्लोराइड प्लस KSO4 पोटेशियम सल्फेट अपक्रिया करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उपचयन,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन की कमी। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन कहते हैं। उपचयन का उदाहरण जैसे ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित यानी ऑक्सीडाइज होता है। अब जैसे फॉस्फोरस में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है एवं यहाँ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में उपचयित ऑक्सीडाइज होता है। तीसरे पॉइंट में इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यहाँ कॉपर ऑक्साइड में उपचयित ऑक्सीडाइज होता है। हाइड्रोजन का ह्रास यानी उपचयन का उदाहरण है, यानी H2S प्लस Br2 और HBr प्लस सल्फर। सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयित यानी ऑक्सीडाइज होता है। सेकंड पॉइंट है सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयित यानी ऑक्सीडाइज होता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ मीथेन से हाइड्रोजन का ह्रास होता है एवं यहाँ उपचयित यानी ऑक्सीडाइज होता है। अपचयन अपक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन का ह्रास एवं हाइड्रोजन में वृद्धि अपचयन होता है। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो इसे अपचयन कहते हैं। अपचयन का उदाहरण CuO प्लस H2 यानी कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ तो Cu प्लस H2O का निर्माण कर रहे हैं, इनके बीच रिड्यूस हो रहा है। Zn जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन के साथ अपक्रिया करके Zn प्लस CO बना रहे हैं। ऐसे थर्ड पॉइंट में है H2S प्लस Cl2 और HCl प्लस सल्फर का निर्माण कर रहे हैं। कभी कभी ये दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं। रेडॉक्स अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान एक अपकारक उपचयित यानी ऑक्सीडाइज होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्द में जब किसी अपक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया एवं अपचयन की क्रिया एक साथ होता हो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ZnO प्लस C ये अपक्रिया करके जिंक और CO का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और नीचे रिड्यूस हो रहा है। यहाँ एक ही अपक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों की क्रिया हो रही है, इसलिए ये रेडॉक्स अपक्रिया है। ऑक्सीकारक यानी वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अवकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटाने के लिए उत्तरदायी होता है अथवा अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, अवकारक कहलाता है। उदाहरण में दिया है CuO प्लस H2, यहाँ हीट किया गया है, Cu प्लस H2O का निर्माण हो रहा है। ऊपर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ उपरोक्त उदाहरण में CuO यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन यानी अवकरण होता है, अतः CuO।
कॉपर ऑक्साइड यानी अपचयित पदार्थ हैं, चूँकि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है, अतः कॉपर ऑक्साइड यानी ऑक्सीकारक है। जैसे उपचयन का प्रभाव, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अपक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती हैं, जिसमें से धातुओं का संक्षारण एवं खाद्य पदार्थों का विकृत गंधित हो जाना सामान्य उदाहरण है, जो उपचयन अपक्रिया के प्रभाव से होता है। देखिए, संक्षारण कोरोजन यानी वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में आकार धातु की सतह धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। दूसरे शब्द में वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी से अपक्रिया कर किसी धातु की सतह संक्षारित यानी गलना हो जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण एवं जंग लगना दोनों अलग चीज़ें हैं। जंग लगने से लोहे जैसी धातु की सतह संक्षारित हो जाती है। अब देखिए, संक्षारण से बचाव की निम्न विधियां हैं। जस्तीकरण, धातु की सतह को पेंट करके धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर। जस्तीकरण किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। यानी विकृत गंधिता, भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायुजनित उपचयन, जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदल कर बदबूदार हो जाता है। भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता एक घटना है जब बहुत समय रखने के बाद वसा तेलीय खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बदल जाता है। वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स तथा भुजिया आदि को विकृत गंधित होने से खराब कर देता है। उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। विकृत गंधित भोजन खाने योग्य नहीं होता है। वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ को विकृत गंधित होने से बचाया जा सकता है अथवा इसकी दर को कम किया जा सकता है। इसको रोकने की निम्न विधियां हैं। वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे विकृत गंधित होने से बचाया जा सकता है। खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटा कर नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है। इससे विकृत गंधित होने से बचाया जा सकता है। उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृत गंधित होने की दर को कम किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश से दूर रखा जाता है। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए एवं उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। तो मैं अब आशा करता हूँ
कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो इस वीडियो को पुनः रिप्ले करके देख लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और अब अगला वीडियो नेक्स्ट डे में होगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।